नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष का एक विषय ग्रहों का अस्त होना को लेकर। यह तो सर्वविदित है कि सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है, इसलिए सूर्य को सब ग्रहों का राजा कहा गया है। दूसरा ग्रह जब सूर्य के निकट पहुँचता है तब सूर्य की प्रचंड किरणों के आगे उसकी ज्योति मंद पड़ जाती है, तब उस ग्रह को अस्त की संज्ञा दी जाती है। कौन ग्रह सूर्य से कितने निकट होने पर अस्त होता है, इसका विवरण इस प्रकार है। ग्रहों के अस्त होने का विवरण आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर चंद्रमा सूर्य के समीप आता है 12 अंश तक, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी 12 अंश होती है, तब चंद्रमा अस्त हो जाता है। 12 अंश से पार हो जाने के बाद चंद्रमा अस्त नहीं रहता। इसी प्रकार मंगल 17 अंश तक सूर्य के निकट आने पर अस्त रहता है। बुध 13 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। सूर्य से 11 अंश के भीतर अगर गुरु रहता है तो अस्त रहता है। सूर्य से 9 अंश के भीतर अगर शुक्र रहता है तो अस्त रहता है, एवं सूर्य से शनि 15 अंश के भीतर अस्त रहता है। इसको समझने के लिए स्क्रीन पर दी गई जन्म कुंडली को देखिए। यह जन्म कुंडली 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसी वजह से यह मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के 10वें भाव में सूर्य एवं चंद्र की युति है। यहाँ पर सूर्य 5 डिग्री में बैठे हैं और चंद्रमा 12 डिग्री पर बैठे हैं। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच की डिग्री को निकालने के लिए, यानी कि इनके बीच के डिस्टेंस को, दूरी को निकालने के लिए हमें इन दोनों को एक दूसरे से घटाना होगा। यहाँ पे देखा जाए तो कहने का मतलब है कि 10वें भाव में चंद्रमा 12 अंश तक चल चुके हैं और सूर्य 5 अंश तक चल चुके हैं। तो यहाँ पर हम 12 डिग्री में से 5 डिग्री को घटा देंगे तो यहाँ पे हमको 7 डिग्री मिलेगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 7 डिग्री है। और देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के 15 अंश के भीतर होने पर अस्त होता है और यहाँ पर 7 है, तो 7 जो है वह 12 से छोटा है। इस वजह से यहाँ पर चंद्रमा सूर्य की वजह से अस्त है। इसी प्रकार जिस भाव में सूर्य होता है उसके आगे वाले भाव एवं पीछे वाले भाव में भी होता है। इस कुंडली में 9वें भाव में शुक्र बैठे हैं जो कि 28 अंश पर बैठे हैं और 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं जो कि 5 अंश पर बैठे हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जन्म कुंडली में 9वें भाव में जो शुक्र हैं वो 28 अंश तक 9वें भाव में चल चुके हैं। 2 अंश और कंप्लीट होने के बाद ये भी 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। अगर हम देखें और सूर्य जो हैं वो 10वें भाव में 5 अंश तक चल चुके हैं, तो सूर्य से शुक्र को अस्त होने के लिए पहले तो हमें यह देखना होगा कि सूर्य आगे वाले भाव में 2 अंश जाने में बचे हैं। तो 30 में से जब हम 28 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा और सूर्य का 5 अंश है तो 2, और जब 5 अंश को जोड़ा जाएगा तो 7 अंश आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र 9 अंश के भीतर सूर्य से अस्त रहते हैं और यहाँ पर 7 आया है, यानी कि 7 9 से छोटा है, तो शुक्र जो है वो सूर्य से अस्त कहलाएंगे। जैसा ये दूसरे वाले उदाहरण में बताया गया है, सेम वैसा ही इसके आगे वाले घर में भी हो सकता है। यदि किसी जन्म कुंडली में कोई ग्रह सूर्य के समीप आने की वजह से अस्त है तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय है कि उस ग्रह के अधिपति की आराधना की जाए। फिर यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि जो ग्रह सूर्य के समीप आने की वजह से अस्त हो गया है, क्या वह प्रभावी नहीं रह जाएगा? इसका जवाब है ना, उसका भी प्रभाव रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए एक मंच पर एक राज्य के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री साथ में आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो जनता का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो प्रधानमंत्री की तरफ रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री का आकर्षण खत्म हो चुका है, लेकिन जनता का जो खिंचाव है, जनता का जो बात सुनने का अट्रैक्शन है, वह प्रधानमंत्री की तरफ रहेगा। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री भी जो है वह पावर में है, अपनी ड्यूटी में है और अपनी अथॉरिटी में है। इसी प्रकार ग्रहों का भी होता है। ग्रहों में अगर हम कंपेयर करें
तो सूर्य जो है वो प्रधानमंत्री है और जो भी ग्रह उससे आके अस्त हो रहा है उसको मुख्यमंत्री की तरह समझ लीजिए। इसका एक मतलब और साफ है कि यदि हम अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को बल दें, यानी कि प्रधानमंत्री को बल दें, तो सारे काम हम सूर्य से अपने निकलवा सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जो ग्रह सूर्य के साथ में अस्त हो रहा है उसको यूं ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं होते और उनका काम मुख्यमंत्री करता है। इसी प्रकार सूर्य के साथ में जो ग्रह अस्त है उस ग्रह के अधिपति की आराधना की जाए, और जो ग्रह अस्त है यदि वह आपकी जन्म कुंडली में कारक है, 6, 8 और 12 भाव का मालिक नहीं है, तो उस ग्रह का रत्न धारण करके भी उसका लाभ लिया जा सकता है। किस लग्न की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह तटस्थ होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है, यह मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आने वाले वीडियो में हमारी बात होगी कि किस ग्रह का प्रभाव दिखाने का विशेष समय कौन सा होता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्योदय का काल कब आएगा। नमस्कार।